वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सेकंड क्लास के अंदर आपको ये बताऊंगा कि सर्च इंजन क्या होता है और इस कैसे वर्क करता है और जो डिजिटल मार्केटर है उसका क्या रोल होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सर्च इंजन। तो जब भी आप कुछ अपना इंटरनेट में कुछ भी आप सर्च करते हैं तो क्या करते हो, आप किसी भी सर्च इंजन को चूज़ करते हो। तो जैसे आप गूगल में गए, वहाँ पे सर्च इंजन में गए और उसके अंदर टाइप किया जो भी आपको चाहिए, आपने वो फ्रेसेस टाइप किए और उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया तो आपको उसका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे कि आपने कॉलेज चूज़ करना कि बेस्ट कॉलेज या बेस्ट फूड या कुछ भी आपने चूज़ करना है तो आप वहाँ से सर्च इंजन में जाते हो और वहाँ पर आप टाइप करते हो, उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाता है आपका। तो सर्च इंजन का ये वर्क होता है। ओके, अब जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट के अंदर हो सकता है कोई वेबसाइट्स के लिंक्स हों, जैसे कि आपने लिखा कि डेंटिस्ट, तो जो डेंटिस्ट की लिस्ट आएगी वो रिज़ल्ट कैसे आती है, तो उसके अंदर डिजिटल मार्केटर का रोल आता है कि वो अपने क्लाइंट्स की जो लिस्ट है, क्योंकि ऐसे तो अगर बात करेंगे तो डेंटिस्ट कई कई सारे होंगे आपके एरिया में, पर ये सारे के सारे तो आते नहीं हैं। और जो भी आपका यूज़र्स है वो सिर्फ ज़्यादातर फर्स्ट पेज को ही देखता है कि फर्स्ट पेज पे जो भी सबसे पहले फर्स्ट पेज में आ रहे होते हैं उन्हीं को देखता है और फाइंड आउट करता है कि कौन से डेंटिस्ट मेरे नियर बाय है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो रोल है वो यहीं से शुरू होता है कि अपने क्लाइंट की जो भी वेबसाइट है, कोई भी अगर सर्च करे तो उसके फर्स्ट पेज पे शो हो। ठीक है, अब सर्च इंजन कब स्टार्ट हुए थे उसके अंदर बेसिक में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर्च इंजन आया था एक्साइट 1993 में, उसके बाद आया है आपका याहू। आपने सुना भी होगा याहू का, देखा भी होगा, yahoo.com 1994 में। उसके बाद आया था आपका वेब क्रॉलर 1994 में। उसके बाद आया था लाइक हाउस 1994 में, ये भी आया। इसके बाद इन्फोसीक 1995, अल्टा विस्टा 1995, इकटॉमी 1996, आस्क जेम्स 1997, गूगल 1997, एमएसएन सर्च 1998। तो ये सब सर्च इंजन है जो कि प्रीवियसली जिस ईयर में आए थे। मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि आपको आज की डेट में जो पॉपुलर है वो गूगल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन कई सारे हैं। ओके, तो जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये ज़रूरी पता करने के लिए। अब जैसे बात करेंगे यूएस के अंदर गूगल की जो कंट्रीब्यूशन है, जो यूजर सर्च करते हैं, वो 87.28% है सर्वे के हिसाब से। पिंक 6.91, याहू 4.61, टक टक गो 0.59, एमएसएन 0.21 और अदर्स 0.37। ठीक है, यूएस के अंदर गूगल का सबसे ज़्यादा रोल है और यूजर्स जो है गूगल ही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा रोल बेदू है। बेदू के अंदर बेदू भी एक सर्च इंजन है जिसके अंदर वो अपना सर्च करते हैं, जो भी आप यूजर्स हैं जो जिसके बारे में भी उसको पता करना है तो वो बेदू के अंदर ही सर्च करते हैं। वहाँ पर बेदू चलता है, फिर शैनमा, फिर हाउस गूज, फिर उसके बाद गूगल का कंट्रीब्यूशन देखिए 1.47% है। ओके, उसके बाद जापान आता है, तो जापान के अंदर गूगल का कंट्रीब्यूशन 70.31% है, याहू 24, बिंग 4.78 और बेदू 5.58%। ओके, जर्मनी में 93.31% है गूगल का, काफ़ी जो कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशन बिंग का है। अगर आप याद रखिएगा तो यहाँ पे याहू का था जापान के अंदर 24%, यहाँ पे मोस्टली कंट्रीब्यूशन मेजर कंट्रीब्यूशन है गूगल का। यूके में भी मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल का है, उसके बाद बिंग है, फिर याहू है आपका। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन
गूगल का है। उसके बाद बिंग बहुत कम यूज़ करते हैं, याहू भी कम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है फ्रांस। फ्रांस के अंदर भी मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल का ही है 91.15%, बिंग 5.07। ब्राज़ील के अंदर भी जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा गूगल का ही है 96.37%। इटली के अंदर भी गूगल का है। कनाडा में भी गूगल 90.85%। साउथ कोरिया में गूगल 84.41%। एशिया में है यांडेक्स 51.01, गूगल 45.28। इसी तरह ये सब के कंट्रीज़ के अंदर है कि कौन से वहाँ पे कौन सा सर्च इंजन वर्क करता है सबसे ज़्यादा। इसकी नॉलेज क्यों होनी ज़रूरी है मैं आपको बताया था, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये आपको मैंने बताया था कि ये बेनिफिट होता है, क्योंकि एक होती है ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल मार्केटिंग की और लोकली आपने करनी है, पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप बाहर का वर्क, किसी और कंट्री का वर्क भी ले सकते हैं। तो उसकी अगर आप चाहते हैं कि उसके जिसके भी आपने वर्क लेना चाहते हैं, तो अगर आप सब लेना तो उसके अंदर सबसे पहले आपको पता चाहिए उस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च इंजन कौन सा यूज़ होता है, ताकि आप अपना वर्किंग जो है उस हिसाब से या उसकी वेबसाइट की रैंकिंग उसी के हिसाब से स्टार्ट करें, तभी ये फ़ायदा है। पता लगे वहाँ पे यांडेक्स है तो और आप गूगल में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गूगल में रैंकिंग बनाना चाह रहे हैं तो ना कस्टमर भी, क्लाइंट भी उनका आपका खुश नहीं होगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले उस कंट्री के बारे में देखिए कि वहाँ पे कौन सा सर्च इंजन है। जब भी आप अपना क्लाइंट से ऑर्डर लेंगे तो सबसे पहले आप वहाँ पे देखेंगे कि और ऑर्डर्स मतलब अगर आप चाहें अपनी साइट बना के वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कि ऑर्डर कैसे मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको सर्च इंजन के बारे में पता करना है कि वहाँ पे सर्च इंजन कौन सा है, कौन सा चलता है। तो यूज़ कर मतलब वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं। ओके, तो उस हिसाब से अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक नॉलेज दी है सर्च इंजन की, कि सिर्फ आपको ये ना लगे कि सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है। ठीक है, अब सर्च इंजन क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने बनाई है। सर्च इंजन इज़ ए वेब बेस्ड सर्विस tool that enables users to search the content of the information on the world wide web। ओके, बाकी सर्च इंजन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब को www कहते हैं, जिसको उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे www amazon.com तो वर्ल्ड वाइड वेब amazon.com। ओके, और ये आपके सर्च इंजन है, गूगल, आस्क एक्सेट्रा, ये सब सर्च इंजन है। ओके, अब जो सर्च इंजन है उसके कई पार्ट्स हैं, सेवरल पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आता है क्वेरी इंटरफेस, उसके बाद क्रॉलर, स्प्रेडर एंड रोबोट्स, उसके बाद आता है आपका डेटाबेसेस, उसके बाद आता है सर्च एल्गोरिथम्स। ओके, ये सब चीज़ें क्या होती है, तो ये मैं आपको तो उसके बारे में बताता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इससे पहले आता है क्वेरी इंटरफेस। क्वेरी इंटरफेस ये रहा आपका, ये जैसे आपका ये सर्च इंजन है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखते हैं। जैसे ये रही आपका आस्क का, याहू का और गूगल का, जहाँ पे आपने अपनी क्वेरी लिखी वो उसको हम कहते हैं क्वेरी इंटरफेस। ओके, अब उसके बाद आता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो है आपके कई तरह के एल्गोरिथम हैं। तो वैसे मेजर करंट एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा हर एक के बारे में डिटेल्ड में कि ये सब एल्गोरिथम होते क्या है। एक है पांडा एल्गोरिथम, एक है पेंजियन एल्गोरिथम, हमिंगबर्ग एल्गोरिथम, पिजन एल्गोरिथम, पॉसम एल्गोरिथम और रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। इन सब का क्या रोल होता है, एल्गोरिथम का रोल मैं आपको बताता हूँ आपको बेसिक क्या होता है, पर हर एक के बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है, तभी आप एसईओ कर सकते हैं। ओके, तभी आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते, क्योंकि एल्गोरिथम के अंदर रूल्स हैं रैंकिंग के कि आपका वेबसाइट या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट कैसे रैंक करेगी, यानी कि फर्स्ट पेज में कैसे आएगी। तो आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम अगर आप फुलफ़िल करते हैं तभी आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज में शो होगी, यानी कि रिज़ल्ट जो आपका है जब आप इंटरफेस में जाएंगे या जो
जब भी आप सर्च करेंगे या जब भी यूज़र सर्च करेगा तो फर्स्ट पे तभी शो रन होगा जब आपका ये आप जितने भी एल्गोरिथम हैं उन सबको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पांडा एल्गोरिथम। पांडा एल्गोरिथम जो है आपके डुप्लीकेट कंटेंट चेक करता है कि आपके कंटेंट जो है ओरिजिनल होने चाहिए, यानी कि जो वेबसाइट में जो आपके लिखा हुआ है आपके बारे में, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि कॉपी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह पेंचिनो एल्गोरिथम है कि आपके लिंक्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें हर एक का अपना अपना रोल है। ओके, इसी तरह हमिंग बर्ग का अब अपना रोल है, पिजन्स का अपना रोल है, पोज़म एल्गोरिथम, रैंक ब्रेन, और भी एल्गोरिथम और भी हैं जो नए आए मोबाइल्स के लिए कि आपका जो वेबसाइट है यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, तभी आपकी रैंक करेगी आपकी वेबसाइट। तो ये सारे के सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हर एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि एल्गोरिथम, कौन से एल्गोरिथम का क्या क्या वर्क होता है। ओके, अब बात करते हैं क्रॉलर क्या होता है। क्रॉलर में आपको एक छोटा सा बेसिक लैंग्वेज में बताया था। क्रॉलर इज ए प्रोग्रामिंग टू रन ए क्रिएट टू रन टू रीड एंड क्रिएट एंट्रीज फॉर सर्च इंजन इंडेक्स। ओके, जब हम सर्च करते हैं किसी को भी, तो उस जब हम सर्च करते हैं तो उसको सर्च इंजन इंडेक्स के अंदर वो भेजता है। वो कैसे भेजता है वो सारा मैं सब आपको एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो क्रॉलर का वो काम होता है आपका, ताकि आपका आउटपुट आ सके। ओके, तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस मैं आपको बताता हूँ। डाटाबेस के अंदर क्या है कि जैसे आपने क्रॉलर के सच इंटरफेस के अंदर जैसे आपने यूजर ने इंटरफेस कोई क्वेरी रेस की, तो क्रॉलर ने सबसे पहले क्रॉलर ने उसको डाटाबेस में भेजता है, अपना सर्च करके क्रॉलर के पास भेजता है डाटाबेस के पास। डाटाबेस उसको क्या करता है, डाटाबेस के अंदर जितने भी डाटास है आपके सारे वो डाटाबेस उसके अंदर स्टोर करता है। फिर आगे वो आउटपुट रिजल्ट स्टोर करने के बाद जो उसको में सर्च करता है कि उससे यूज़र से रिलेटेड क्या है, और उसके यूज़र से रिलेटेड जो भी आउटपुट आता है वो यूज़र्स को वापस सर्च के थ्रू आपको उसको बताता है। ठीक है, आउटपुट देता है। जैसे कि आपने सर्च किया, आपने आप जैसे आप कहीं भी है, जैसे आप दिल्ली में या चंडीगढ़ में कहीं भी आपने कुछ भी आपने सर्च किया, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो क्या होगा, सबसे पहले जो क्रॉलर है वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को देखेगा कि ये किससे रिलेटेड है, इसकी इंडेक्सिंग करेगा और इससे रिलेटेड जितने भी है वो डाटाबेस से भेजेगा। ठीक है, डाटाबेस से वो कलेक्ट करेगा वो डाटा और वो आपको फिर आउटपुट देगा यूजर्स को। ठीक है, ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं ये बेसिक है नाउस में आपको डिटेल में मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा कि ये सब कैसे वर्क करते हैं। ओके, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का रोल सिर्फ इतना छोटा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का रोल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा होता है और इसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया SEO, SMM, सर्च अपना यूट्यूब मार्केटिंग, और इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, इसमें कई सारे रोल होते हैं। तो हर एक का अपने रोल, हर एक के रोल के अंदर ये सब चीज़ें पहले क्लियर होंगी तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और मैं यहाँ तक आपको मैं बताऊँगा, जैसे मैंने पहले लास्ट में बताया था कि आपने फ्रीलांसर कैसे बनना है, आपने अपना उसके अंदर रेज्यूमे बनाना है, या अगर आप कहीं कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन आंसर देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है, जैसे कि आप, क्योंकि
क्योंकि सर्टिफिकेट की अपनी वैल्यू होती है। तो अगर आप सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के अंदर आपको सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उसके बारे में सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप चाहें तो गूगल से भी आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। जो जो करेंगे उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसकी रेज़ करिए, मैं आपको उसका डेफिनेटली रिमार्क्स में आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जितना भी हो सके मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो आप भी मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और कई सारी वीडियो लगा सकूं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि जितने भी मैंने एल्गोरिथम है कि उसका सबका क्या रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या क्या कमी होती है, उसके टूल्स आते हैं, उस टूल्स के यूज़ करके आप उसका वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कैसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये वेबसाइट का ऑडिट मतलब पहले उसकी कमियों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमी है, तभी आप उसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी आप किसी क्लाइंट कस्टमर को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले ही आप स्टडी करके जाइए कि उसकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके कैसे आप उसका लेआउट तैयार करेंगे और कैसे उसमें एक शीट रेडी करेंगे ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सकें। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि उस शीट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और कई सारी वीडियोस आपसे रिलेटेड ला सकूँ। ओके, थैंक यू।